भारतीय साहित्य मंच के आज के कार्यक्रम के अपने कवि को पहचानो इस श्रृंखला के अंतर्गत परिचय कार्यक्रम में मैं आप सभी विद्वतजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और आज के हमारे मेहमान डॉक्टर आदरणीय सुभाष चंद्र गुरुदेव जी आज हमारे साथ विराजमान हैं। मैं उनसे इस मंच पर एक कवि के रूप में हम उनसे मिले हैं और उनके जो अपना व्यक्तित्व है, उनका जीवन कैसे बीता और कैसे साहित्यिक यात्रा उन्होंने शुरू की और उनके साहित्य की क्या-क्या मुख्य उपलब्धियां हैं, सारी बातें आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बिना विलंब के मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमको ले चले अपने जीवन के उस जगह जहां से उन्होंने अपने जीवन में होश संभाला और अपने बचपन की कुछ मुख्य घटनाएं जो उनको आज भी उनके दिमाग में याद हैं, वहां से वो हमें जोड़ें और हम लोग आनंद लेते हैं उनकी बातों का। आइए डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश जी। मैं बहुत आभारी हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझको भी जोड़ा गया है। मैं बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले का एक गांव है गहरौली, जी। मौदहा तहसील में पड़ता है। जी। वहां के एक संभ्रांत परिवार का में मैंने जन्म लिया। जी। मेरे बाबा वगैरह एमएलए रहे और उसके बाद पिताजी भी अपना ग्राम सभा में सभापति वगैरह रहे। तो कुल मिला के ये कि एक संभ्रांत परिवार जिस तरह से थोड़ा सा अपने व्यवस्था बनाए रहता है, उस तरह की व्यवस्था में मैं अपना खेलता कूदता रहा। जी। 5 6 तक का तो केवल गांव में पढ़ा, लेकिन मेरे घर के लोग चूंकि सभी पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे का मतलब ये कि वो इस बात को अब जान गए थे कि पढ़ने लिखने का ही भविष्य है। तो मुझको गांव से हटा के दूसरी जगह ले जाने के लिए चरखारी में उन्होंने प्रयास किया। जी। लेकिन वो भी चरखारी मतलब हमारे ही जिले के ही अंदर था, तो वहां का भी माहौल यही रहा। तो उन्होंने फिर सबसे पहले मुझको बनारस भेज दिया। बनारस का बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल बहुत नामी स्कूल था। भले मैं उस स्कूल के लायक नहीं था, लेकिन घसीटते घसीटते मैंने हाई स्कूल तो कर ही लिया। जी। और वहां चूंकि और कोई मेरे ऊपर संरक्षण नहीं था इस तरह का, लेकिन हॉस्टल वगैरह अच्छी तरह से मुझको मिल गया था। खेलने कूदने का जो कुछ भी है, सब मेरी व्यवस्था ठीक रही। तो अच्छा आदर्श स्कूल है वो। तो खेलने कूदने में कोई कमी नहीं रही, उसी के साथ पढ़ाई होती रही। कुल मिला के मुझको तब ये बता दिया गया था कि तुमको आगे वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें तुमको डॉक्टर बनना है। मुझको इतना ही मालूम था और कुछ मालूम नहीं था। तो फिर मैं जब भी फॉर्म भरा गया, तो मैंने लिख दिया कि भाई मुझको बायोलॉजी लेना है। तो मैं उसी साइंस के उसमें ही हाई स्कूल मैंने किया। लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ने के कारण फिर पिताजी ने कानपुर बुला लिया। कानपुर बीएनएसडी स्कूल इंटर कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा और इंटर मैंने वहां से किया। जी। मतलब ये कि बाबा भी हमारे हाई स्कूल 8th तक थे पढ़े। उस समय 8th तक पढ़े थे। और स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के कारण पिताजी को भी इलाहाबाद में पढ़ रहे थे, तो वहां से वापस आना पड़ा, मजबूर हो गए। और ये हमारे लिए जो सबसे मतलब हम घातक स्थिति थी। तो पिताजी उसके आगे नहीं पढ़ पाए। हम बाबा में और मुझ में बीच में जो पिताजी हैं, यही सबसे इंटेलिजेंट थे। जी। तो उन्होंने किसी तरह से मुझको इस लायक बना दिया कि मैं हाई स्कूल हो जाऊं, इंटर हो जाऊं। पर इंटर के बाद जो स्थितियां थी, जी। ये होने लगा था कि आप अगर उत्तर प्रदेश में नहीं सिलेक्ट हुए तो मध्य प्रदेश में होंगे। तो जी। ये सोच करके मुझको
मध्य प्रदेश भेजा गया, सागर यूनिवर्सिटी। सागर यूनिवर्सिटी जी। सागर यूनिवर्सिटी जी, 1 साल वहां रहा, लेकिन फिर छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई का भी पिताजी को देखना था। मुझको अकेले तो देखना नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा और नजदीक आते हैं, तो छतरपुर हमको एक स्थान मिल गया जहां से हम मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर सकते थे, और एमएससी तक का वहाँ की एजुकेशन उस कॉलेज में थी। जी। तो कुल मिला के मैं इंटर के बाद, जब तक वो 3 साल पूरे होना थे मेरे, केवल मैं इसलिए वहां था मध्य प्रदेश में, तो तब तक मैंने एमएससी कर लिया। जी। और फिर मेडिकल कॉलेज भोपाल में, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में मुझको एडमिशन मिला। जी। वहां पर मैं अपनी जो कुछ भी आगे भविष्य में मुझको अपने जीवन में करना था उसके बारे में पढ़ने का मुझको मौका मिला, और पढ़ते पढ़ते 72 में मैं फिर 67 में मैं फिर एडमिशन लेने के बाद 72 में मैं निकल आया। जी। जी, 72 में जैसे ही निकला ही था कि उत्तर प्रदेश में पोस्ट खाली हुई, और मैंने अप्लाई कर दिया। तो पहली पोस्टिंग मेरी झांसी हुई। वाह, झांसी में तो मेरी पढ़ाई भी हुई है डॉक्टर साहब। अच्छा, कहाँ? झांसी विपिन में बिहारी में? विपिन बिहारी में, बिल्कुल विपिन हाँ हाँ, बिहारी में। विपिन बिहारी है जी, जी। उसके तो बाद सरस्वती, उसके मेरे बाद चाचा उसके उस जी। संचालक मंडल में थे। जी, हम्म। उसके बाद सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल स्कूल था। फिर संस्कृति पाठशाला इंडस्ट्रियल में मैं, हमारे यहाँ वहाँ चाचा 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 जो है वहाँ संचालक मंडल में दोनों जगह थे। और फिर डिग्री कॉलेज से, डिग्री भी वहीं से किया, बुंदेलखंड कॉलेज से। यूने तो ये बीकेडी से। बीकेडी से। जी जी जी। जी। जी, जो वहाँ रहते हैं वही जान सकते हैं, बीकेडी वही बोल सकते हैं। सही बात है, सही बात है, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत डॉक्टर अच्छी बात है। चलिए, ये बुंदेलखंड का तो नहीं, लेकिन अब उत्तराखंड और बुंदेलखंड का मेल तो हुआ ही। साहब। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जी। जी। मैं मैं क्या इसको शुरू करता हूँ। तो झांसी में पहुंचने के बाद कई उस समय मैं मेडिकल ऑफिसर ही था, तो कई पीएससी में मुझको जाने का मौका मिला। और सबसे पहली ही पीएससी जो मुझको दी गई उसका नाम था बामौर। जी। बामौर मुझको ये देख करके नहीं भेजा गया कि मैं कैसा क्या पढ़ा लिखा हूँ। जितने लड़के उस समय हमारे साथ में 8-10 आए थे वहां पर जिले में एक पोस्टिंग के लिए, तो सीएमओ को ये पावर थी कि वही किसी भी पीएससी में भेज सकते हैं। तो उन्होंने मुझको बामौर भेज दिया। बामौर ये देख करके भेजा कि ये हिस्ट पुस्ट लड़का है और चारों तरफ अपना सब ठीक से संभाल लेगा। और वहां पर 1.5 साल से डॉक्टर आ नहीं रहा था, कोई कोई किसी भी डॉक्टर ने वहां पर आने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो थोड़ा कठिन पीएससी थी, और कठिन सेंस में भी थी कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो खुल गया था, ना वहां पर कमरे, ना दवाई की स्थिति, ना डॉक्टर के रहने की स्थिति। और कुल मिलाकर के मुझसे पहले जो था वो थोड़ा सा चूंकि दूसरी तरह का व्यक्ति था, तो वो किसी तरह से कुछ दिनों उसने काम चलाया था। लेकिन अंत में उसका ऐसा हुआ कि किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा हुई। मैं जब पहुंचा तो मुझको ये बताया गया कि इससे पहले के डॉक्टर को चूंकि यहाँ के लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया था, मार के, मारा मतलब लड़ाई होने, लड़ाई लड़के, हुई, जी। तो जी जी। लड़ाई होने पर तो उन्होंने छोड़ के चले गए थे, और कोई नहीं आने वाला है। माने मेरे पहले दिन ही मुझको ये समाचार मिला कि मुझको किन परिस्थितियों का सामना करना है। करना है। वहां तक कोई रोड नहीं। जी। आप तो खैर वहां रहे तो एरज के आसपास, एरज के आसपास ही था। जी। अ, गुरसराय के बगल में बामोर। तो मैं, अब मैंने आपको बता ही दिया कि मैं चूंकि ऐसे ही परिवार का सदस्य था कि जहाँ, और इस तरह से मैं आसानी से झुकने वाला आदमी नहीं। जी। तो मैंने पहले दिन ही कह दिया कि मेरे अस्पताल में किसी को दवाई नहीं मिलेगी जिसने डॉक्टर को मारा है। अच्छा। आप समझिए कितना कितना बिल्कुल मेरे ऊपर स्थिति ऐसी थी कि अगर डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो वो आपका इलाज कैसे करेगा। जी। खासतौर से स्वच्छंद होकर के हर जगह जाना आना उसको पड़ता है।
वहां रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, इसके बाद भी आप प्रेम से नहीं उसको रख सकते हैं। खैर वो बाद में ऐसी बात, क्योंकि वो पीता पाता था, तो पी करके आ रहा था, तो जरा सा लड़कों ने मजाक में उसको धक्का दे दिया, वो नाली पे गिर गया। गिर गया। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि स्थिति ये थी, तो मैंने कहा भाई अब सब फ्री हैं, खूब आराम से आइए, बड़ा स्वागत है आपका, आपकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है, हम भी अगर इस तरह का पालन करेंगे तो ऐसा ही होगा। जी। और इसका परिणाम ये हुआ कि फिर तो जहां जहां भी देखिए वहां कहीं सरपंच साहब बुला रहे हैं, कहीं मेडिकल, कहीं वहां इंटर कॉलेज में 26 जनवरी में ध्वजारोहण हम कर रहे हैं, या कहीं पर भी किसी के यहाँ खाने पर, मतलब अच्छा स्वागत का हमारी स्थिति रही। जी। लेकिन थोड़ा मतलब रहने के लायक न होने से, और हम लोग की वो परिस्थिति नहीं थी कि हम रहने पर विश्वास करें, हम तो छोड़ के चले जाते। तो फिर कोशिश करके हमने सोचा, तो फिर हमको पीएससी मिली मऊ रानीपुर। मौरा ने। जी। तो खैर हाँ, वो अब उस बामौर में इतने करा करा पोजीशन में रहने से ये सीखने को मिला कि इस गांव में तो, इस गांव गांव क्या गांव और ब्लॉक था, ब्लॉक हेडक्वार्टर था, तो उस ब्लॉक में कैसे लोग जीते हैं, किस तरह से खासतौर से डिलीवरीज वगैरह में लेडीज की दिक्कतों की इतनी ज्यादा कि कोई बात ही सहन नहीं करने को तैयार। जी। और आप समझते हैं कि उस तरह की पॉपुलेशन वहां की है, बुंदेलखंड की खड़ी। लेकिन मुझको जब वहां पर केसेस मिले, तो मुझको पहली बार देखा मैंने कि मुझको ये डिलीवरीज वगैरह के केसेस भी मिले, जी। ये जो अन्य जगह शहरों में कोई अवेलेबल नहीं है। और उससे उससे मुझको ये पता चला कि इस तरह से हमको डिलीवरी करना है, मैंने प्रैक्टिकल तो वही किया मैंने। जी। और यही चीज मौरानीपुर में दोहराई, कि मौरानीपुर में लेडी डॉक्टर तो थी, लेकिन वो चली जाती थी, बस मैं ही पीएससी में रह जाता था। तो उस पीएससी में रह जाने के कारण, और हमारे अपने लोगों ने भी ऐसे केसेस में मुझको ही बुलाना उचित समझा, और सफलतापूर्वक मैंने वो काम भी किया। तो जी। काम करने का मौका मिला, और अच्छी तरह से हमको सफलतापूर्वक वहां हमने काम किया। वाह। करीब 5 साल ये सब मिला करके वहां हो गया। ये वो समय था जब कि नसबंदी चल रही थी। जी। जी। तो उस नसबंदी के दौर में मुझको एक और भी छोटी जगह गरौठा, जो कि तहसील हेडक्वार्टर जरूर था, लेकिन वो भी वैसे ही बामौर जैसा था, बामौर कई तहसील थी वो। जी। तो वहां पर एसडीएम को इस बात की हिदायत थी कि आप अगर इतने केस करा दोगे तो आपको एम्बेसडर मिलेगी। अच्छा। तो वो इस कारण से, जी मैं वो बात बता रहा हूँ जो कहीं पर आई नहीं है अभी तक। तो वो हर समय मेरे दरवाजे पर, वहां पीएससी पर, तो मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई साधन नहीं है, दवाई नहीं है, किसी को कुछ हो जाएगा तब आप कहोगे कि डॉक्टर की गलती है। जी। आप इसके ऊपर न चढ़े, मैंने उससे साफ कह दिया, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप पीएससी, हमारी पीएससी के मतलब ऊपर सीढ़ी पर चढ़े ना, तो हमारा माहौल बना रहेगा। वजह यह कहने की कि वहां में हम लोगों ने जितने कर्मचारी वगैरह थे, सबने एक पैसे इकट्ठे करके, मतलब मैक्सिमम हमने ही, और कम से कम गोलियां, कुछ गोलियां ला करके अस्पताल में रख दी थी, कुछ बैंडेज कर रखी थी, तो जिससे हमारा काम चल जाता था। जी। सबसे पहला केस वहां का सबसे बड़ा गुंडा आदमी आया, अच्छा। गुंडा उस एरिया का था। लेकिन जब वो वहां अस्पताल में टेबल पर लेटा, तो उसने हमको पहचाना। हम्म। उन्होंने कहा साहब आप फलाने के फलाने हैं। तो जी। चूंकि उसका उसका चाचा हमारा मतलब सिपह सालार था। अच्छा। हाँ सिपह, तो उसने कहा हाँ वो ये हमारे मामू के वो हैं। तो उसने फिर हमने कहा आप फिर ऑपरेशन कीजिए, और 4 दिन तक यही रहिए, ताकि सब जगह हो जाए कि आपने यहाँ ऑपरेशन कराया है। जी। तो उससे ये नतीजा निकला कि हमारी दवाइयों का खर्चा, उसका खर्चा सब हम वहन करते रहे। जी। अब मैं मौरानीपुर आ गया। मौरानीपुर जब आए, तब ये हमारे यहाँ उस समय 74 में हैजा हो गया। अच्छा।
और मैं अकेला पीएससी में, मेरे पास मोटरसाइकिल जरूर, लेकिन हर हर गांव गली के उसमें तो वहां जा नहीं सकती। तो फिर मैं कोशिश करके इतना तो बना रहा कि हाँ मेरा नाम बना रहे और लोग मुझको इज्जत से बख्शे बस। इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मुझको इसमें कोई टीएडीए मिलना है कि नहीं मिलना है, वगैरह वगैरह। जी। अब यहीं से झांसी से मेरा ट्रांसफर ललितपुर जी। 81 में हो गया। वहाँ टीबी क्लिनिक मिल गया मुझको, और मैं चाहता भी था, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट बेस पर रह करके ही बच्चे पढ़ा सकता था, ये मेरे दिमाग में था। जी। तो चूंकि जैसे ही ऑर्डर आया, तो उन्होंने हालांकि कोई सोचा ना होगा, मुझे पता नहीं, पर मैंने सोचा कि चलो ये मैं कोशिश करता हूँ। और उसके उसके बाद टीबी टीबी क्लिनिक में 3 साल वहां रहा, फिर वहां से बांदा पहुंचा। बांदा में भी टीबी क्लिनिक थी, टीबी क्लिनिक में भी भेजा गया था। तो कुछ दिनों, उस समय हम लोग मेडिकल ऑफिसर ही थे, लेकिन कार्य टीबी वाला मेडिकल ऑफिसर को मिल जाता था जेलेब का। जी। तो उस समय कोई दवाइयां डेवलप नहीं थी, केवल एक दो दवाइयां थी जिसपे पूरा काम चलना था। जी। अब बांदा के बाद फिर मैं रायबरेली आया। रायबरेली जिले में भी उन सीएमओ साहब ने मेरे शरीर के गठन उठन से ही, बोलने के तरीके से ही मुझको पीएससी दे दी, तिलोई। अच्छा। मैं मैं उस बात को बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी अच्छे गठन और अच्छी तरह से बोलने के बाद का आपको बुरा नतीजा भी मिलता है। मिलता है। जी। जी। तो वहां जब मैं पहुंचा, तो एक डॉक्टर उपाध्याय को वहां के कर्मचारी ने जीप से नीचे गिरा दिया था, अच्छा। और उनके कम से कम 17-18 टाके लगे। हड्डियों हड्डियों में चोटें थी, इतना ज्यादा उनको चोटें आ गई थी जीप के गिरा देने से, ऊपर से गिरा दिया। हम्म। और वो डॉक्टर उपाध्याय चूंकि बांदा में जब मैं पोस्टेड था, तो वहां वो ट्रांसफर पे आए थे, तो मेरी उनसे बात पहले से थी। तो जी। मैं सतर्क हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, सतर्क हो गया। लेकिन उन सज्जन को जिनने ऐसा किया था, वो मुझसे फिर भय खाते ही रहे। और होता न हुआ नतीजा ये कि उन्होंने, क्योंकि उनका एरिया था, राजा तिलोई वगैरह, वो सब शाम की बैठक वाले थे। जो कोई चाहता है, वो चाहता है कि राजा हम चाहता है कि हमारे पास शाम को कोई भी अधिकारी हो तो हवा में बैठे, जी हुजूरी करे, तब फिर हम काम करें हमारा। और मुझको ऐसा अच्छा नहीं था। जी। और चूंकि उस समय राजीव गांधी वहीं के डाक बंगले में रुकते थे, ये और उनका प्लस था। मैंने कहा मैं कहीं हाजिरी बजाने नहीं जाऊंगा। जी। कुल मिला के वो भी हमको तकलीफ दे थोड़ी सी थी, लेकिन हमने अपना टाइम पास कर लिया। होते होते उन्नाव में हमारी पोस्टिंग हो गई, नवाबगंज। नवाबगंज का अच्छा स्टाफ था, अच्छा था सब। हम लोगों ने उस समय भी नसबंदी का चल रहा था, हम लोगों ने नसबंदी वगैरह में खूब अच्छे नाम कमाया। और उन्नाव के दो तीन जगह पर, दो तीन पीएससी में, नवाबगंज, अचलगंज, हसनगंज, यहाँ पर मैं अपना रहते हुए 3-4 साल काट दिए। जी। एक जगह तो ट्रांसफर हमारा केवल इसलिए हुआ क्योंकि वहां की नई बिल्डिंग बनी थी, और उस नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना था। अच्छा। तो सीएमओ साहब से हमने कहा, भाई मैं तो अभी अभी एक साल हुए आए, अभी मैं संभाल रहा हूँ इसको। हम्म। तो उनका नहीं, वहां आप हसनगंज चले जाओ, वो सीएससी बन गई है, सीएससी की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कराना है, और उसमें मंत्री वगैरह आएंगे और आप ही इनॉग्रेशन करा सकते हो। जी। व्यवस्था व्यवस्था वो आदेश था, तो करना ही पड़ा। जी। होते होते 90 में मेरा प्रमोशन हुआ, और मैं डिप्टी सीएमओ हो गया। वाह। अब डिप्टी सीएमओ के होते साथ डॉक्टर की क्या स्थिति होती है, डॉक्टर श्याम तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये उसमें उस स्थिति में रहे नहीं। जी। प्रादेशिक प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाओं में, मतलब फिर डॉक्टर तो क्लर्क हो जाता है, अच्छा। क्योंकि उसको मरीज तो देखने को नहीं मिलते। हम्म। लेकिन लेकिन चूंकि मैं टीबी में था,
उस कारण से जो थोड़ा बहुत भी ओपीडी हो जाती थी वो करता था मैं। जी। फिर मैं प्रतिरक्षीकरण में आया, यानी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में आते साथ मुझको ये थोड़ा बहुत लिखने का शौक। हमारे एक मित्र मिल गए वहां पर, डॉक्टर श्याम नारायण हमारे साथ थे, वो लेप्रोसी में थे। तो और मैं चूंकि टीवी में था, तो अगल बगल बैठते थे। तो जी। उनसे यूं ही बातों में हमने एक तुकांत भिड़ा दिया। फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर हमने कहा ये ठीक है, आपको भी आता है तो एक लाइन आप लिखें, एक लाइन हम लिखते हैं। जी। रामपुर रामपुर पहुंचने पर वहां मुझको डिप्टी सीएम मलेरिया बना गया। अब वो मतलब इन जगहों को मैं क्यों खास तौर से बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पर कुछ खास है बात। वहां पर आप जानते हैं कि वहां के रामपुर के विधायक, और वो पीएससी मुझको मिली थी आप इंस्पेक्शन के लिए, जहां पर 80% मुसलमान। जी। तो वहां सही। पर जो हिंदू पहुंचता था उसकी स्थिति उतनी कड़ी नहीं रहती थी। अब लेकिन मैं तो स्वभाव से वो था, लेकिन उसी समय वहां पर बाढ़ आ गई। जी। उस बाढ़ में अच्छा काम करने के कारण फिर मुझको जल्दी से सफलता मिल गई, और मेरे अपेक्षाकृत स्थान पर, क्योंकि बांदा कोई जाता नहीं था कहीं पर भी, हमारे यहाँ देखा गया मेडिकल में बांदा जैसी बुंदेलखंड की जगह पर कोई पोस्टिंग पर जाता नहीं है। और सब जानते थे कि अगर मेरा ऑर्डर हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। जी। तो चूंकि मैं टीवी में था, लेकिन अब वो भेज रहे थे हमको लेप्रोसी में। अच्छा। लेकिन वो जानते थे कि बांदा तो ये चला जाएगा बस। तो मेरा मेरा बांदा में लेप्रोसी में हो गया। जी। अब मैं तो चूंकि बच्चों को पढ़ाना डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर, मैंने कह दिया था मैं उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर रखिए, चाहे आप जैसी स्थिति हो। होते होते फिर तब तक बांदा का दूसरा जिला बन गया था करवी चित्रकूट। जी। तो वहां के जिला अस्पताल को, वहां के मतलब उस समय जो डीएम आए थे, आजकल लखनऊ में ही रहते हैं वो, जी। जगन्नाथ सिंह। हम्म। तो उन्होंने अपना पत्र लिखा कि अगर डॉक्टर गुरुदेव को आप करवी भेज देंगे तो ये संभल जाएगा। क्योंकि हम्म। मुझसे पहले जो सुपरडेंट वहां पर थे वो पिट गए थे। अच्छा। मेरे दुर्भाग्य देखिए, मतलब मैं अपना अपना वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझको ऐसी ही स्थिति मिली कि जहां पर अगर जरा भी चूके तो हम्म। आप भी गए। हम्म। होते होते फिर अपना फिर फिर उन्नाव डीटीओ बन गया मैं। जी। क्योंकि मुझको लखनऊ में रहना था, बच्चे तब तक मैंने लखनऊ में रख लिए थे, और लखनऊ में वो पढ़ने लगे थे, तो फिर मैं उन्नाव हो गया। उन्नाव से फिर 7 में रिटायर हो गया। वाह। वाह डॉक्टर साहब। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपने कार्यकाल का जो आपका समय था, बड़े सुंदर तरीके से आपने बताया। डॉक्टर साहब, छोटी छोटी बातें आपसे आपके जीवन के बारे में पूछता हूँ। अ, जी। बचपन में कुछ ऐसा खास, कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके दिमाग में है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग थोड़ा सा दबंग परिवार एक तरह से कहना चाहिए। जी। और पुराने हम लोग जमींदार हैं। लेकिन जमींदारी वगैरह छूटने के बाद भी वो स्थितियां थी कि हम लोगों से कोई ऐसे बोलने वाला नहीं था। यानी कि हमारे यहाँ तक कि मेरे पिताजी प्रधानी के चुनाव में थे, और अपोजिशन बहुत तगड़ा है वहाँ हमारे यहाँ, ऐसा नहीं बराबर का अपोजिशन है। क्योंकि हर जगह होता है, कोई ऐसे ऐसा सहन करने की स्थिति है, जबरदस्ती किसी को सहन करने के लिए कहा भी नहीं जाता है। तो वहां पर एकदम से लड़ाई की स्थितियां थी। दोनों पार्टी एक तरफ से आमने सामने थी, लेकिन मैं वहीं बगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा देख रहा था। जी। तो आप ये समझिए, केवल
कि यानी इतनी बात तब भी तब नहीं थी कि उसके लड़के को मार दो या उसके उसको कर दो। मैं बराबर खड़ा रहा। जब मुझको किसी ने कहा कि अरे तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ ये हो रहा है, हमने कहा हम तो आराम से खड़े। मतलब बच्चे थे तो जानते नहीं थे कि क्यों क्यों नहीं खड़े होना चाहिए। जी। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं गुजरी। केवल यही है कि मुझको 7 तक ही वहां पढ़ा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अब अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? जी भाई, मेरे तो प्रेरणा स्रोत मेरे बाबा ही है। जी। और बस। पूरा हमारा बुंदेलखंड जानता है, जो भी उनके संपर्क में है वो जानता है कि जहाँ कहीं भी पार्टी की तरफ से किसी की तरफ से बोलना होता था, यानी ये जवाहरलाल नेहरू तक जानते हैं, चूंकि ये एक साथ नैनी जेल में ये लोग रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री और के साथ में ये वहीं पर अपना रहते थे, बहुगुणा भी वहीं पर थे, ये लोग एक ही साथ थे। तो उनकी वो पद्धति, क्योंकि वो दूसरे अच्छे कवियों की पुट्स लेके सुनाते थे, और वही होते होते गांव में भी जब आते थे तो उस तरह की बातें, स्वतंत्रता संग्राम की और स्वतंत्र न झुकने वाली वगैरह वगैरह। और हमारे साथ हर जगह लोअर तबका जितना है, लोअर तबका जितना था, वो हमेशा साथ रहा। क्योंकि उस स्वतंत्रता संग्राम के में हम लोगों के यहाँ पूरा सबको एक साथ बैठाल करके खाना खिलाया जाता था, तो सब प्रसन्न रहते थे। वाह। तो उनके उनके कवित्व सुनाने के कारण, उनकी कविता सुनाने के कारण लोग रोज उनके पास कम से कम 40-45 लोग तो बैठ ही जाते थे, तो बहुत सुनाते सुंदर। थे। तो हमको लगा, हमको उससे आया। फिर पिताजी भी हमारे श्रोता अच्छे थे कविता के। उन्होंने कुछ लिखा ऐसा मुझे नहीं पता है, और मेरी उनसे कभी बात नहीं, पर केवल श्रोता इसलिए कि मैंने कभी कभी दूसरों के कहते देखा है कि हाँ, उन्होंने कोशिश की कि हाँ लोग बैठे। वाह। तो डॉक्टर साहब आपकी जो पढ़ाई में 12वीं तक की पढ़ाई में या ग्रेजुएशन में, वो तो फिर आपने उसमें एडमिशन ले लिया एमडी के लिए। तो 12वीं तक की पढ़ाई में कोई आपका अध्यापक आपको याद हो कि हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा कुछ? हाई स्कूल तक तो एक ऐसा याद है मुझको। जी। हाई स्कूल में बनारस में था तो उस समय एक टीचर थे, विश्वनाथ बनर्जी। जी। बनारस में आप जानते हैं काफी काफी बंगाली रहते हैं। बहुत जी। अच्छा बंगालियों का वहां पर उपस्थिति है। लखनऊ में भी है। जी। तो वो पन्ना के थे ओरिजिनल। तो बुंदेलखंड बुंदेलखंड मिलने के कारण उनने मुझको पसंद किया। अच्छा। हाँ, और मैं चूंकि मोटा मोटा था, थोल भी था थोड़ा सा, तो कॉलेज में रेस वगैरह हो रही थी, तो मैं तो यूं ही खड़ा था तो मैं भी दौड़ लिया। जी। अब मैं दौड़ लिया तो सबसे ज्यादा जो उन्होंने बड़ाई की, वो कि उन्होंने तरीका बताया कि ऐसे ऐसे पैर रखो, रखते जाओ, तुम अच्छा। डरो मत। हम्म। तो अब वो तरीका बताने का आज मैं सब, उसके बाद मैं सबको बताता हूँ। ऐसे अच्छा। तरीके से मैं थर्ड थर्ड तो आ ही गया। अच्छा। वाह। और हाँ, वो हमारे क्लास टीचर भी थे, तो वो थोड़ा हमेशा बैकिंग करते थे और हमेशा चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ जाऊं। वाह। बहुत सुंदर। आप अपने जीवन में किसको आदर्श मानते हैं? वही, अगर मैं वही आदर्श तो मेरे, हाँ, और किसी को तो मैं मानने से रहा। हमारा तो घर पे ही है आदर्श हमारे। और अगर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा तो पिताजी का इसलिए आएगा क्योंकि उनको पढ़ाओ के प्रति बड़ा लगाव था। अगर वो ना होते तो मैं कहीं पढ़ ही नहीं पाता। बहुत बाबा सुंदर। तो केवल ये चाहते थे कि अच्छा पढ़े, फलानी जगह जाओ, यहाँ जाओ। लेकिन उन्होंने पकड़ के, यानी मैं दशहरे की छुट्टियों में आता था, उस 10 दिन में वो मेरे एक सब्जेक्ट लिख डालते थे। अच्छा। तो उससे उससे ये मिला कि हमको एक तो रेडीमेड सब्जेक्ट मिल गया, और उन्होंने खुद देखा कि मैं कितना पढ़ता हूँ, ये इसकी नजर रही। तो हम लोग पुराने
थोड़ा बाबा हमारे आर्य समाजी पद्धति के थे। जी। तो उस तरह से अपना, ये ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी कहीं नहीं होती थी। बहुत सुंदर। आपसे डॉक्टर साहब अंतिम सवाल ये है कि पेशे से एक डॉक्टर होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहते जी। वह मैं तो समाज के प्रति, मेडिकल में आया तो समाज के प्रति काम किया। नौकरी में कहीं पर भी कोताही नहीं की, हमेशा हमेशा ड्यूटीफुल रहा। और ड्यूटीफुल नहीं, कुछ ज्यादा ही काम करने के कारण हमेशा मुझको ही सेलेक्ट किया गया कि नहीं, आप आइए, आपको इस जगह ऐसी बैठी, जहां मैं योग्य भी नहीं था वहां पर बैठने के, लेकिन मुझको वो जगह मिली। अब अब मैं ये कहना चाहता था कि आदर्श मेरा कहीं और कोई है नहीं, हो ही संदेश, नहीं सकता। कोई संदेश समाज को जगाने में या समाज के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई संदेश? मैंने जो संदेश लिखे हैं सारे सब अपनी कविता में लिखे हैं, और जो भी हमारी कविताएं हैं कुछ न कुछ संदेश देने के लिए ही लिखी गई हैं। और हमने हमने कभी भी फूल फूल पत्ती और फलाना ढमाका इधर उधर को, सुंदरता इधर उस पर ज्यादा नहीं गया। मेरी हर कविता में कहीं ना कहीं कोई संदेश है। और उस संदेश के लिए, हाँ, हम लोग जब डिप्टी सीएम थे तो दो लोग एक साथ मिल गए थे, तो हम लोग आपस में लिखते पढ़ते थे। और वहां पर बांदा में, मैं बांदा में करीब 10 साल वहाँ की संस्था का अध्यक्ष रहा। हमने नीरज जी को वहाँ अपना एक कार्यक्रम कराया। आपको ताज्जुब होगा कि हमने चंदगी राम का भी कार्यक्रम कराया, वाह। पहलवान चंदगी राम का। बहुत यानी सुंदर। वाह वाह वाह। उसकी उसकी अध्यक्षता मैं ही करा, और मुझको ही खड़ा रहना पड़ा। और करीब 40 पहलवान आए थे, दो दो ग्रुप के, 40 कुश्तियां हुई। कोई वाह। मुक्का मुक्का खाया कि नहीं? हाँ, मुक्का मुक्का ही खाने के लिए तो भाई। और जब अगर कोई मुक्का नहीं खाएगा तो वो अखाड़े में जा ही नहीं सकता। जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम गए तो मुक्के खाए भी और दिए भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब बड़ा ही सुंदर और रोचक आपका जीवन परिचय आज रहा। आज तक हम आपसे केवल कविताएं सुनते थे। आज आपके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी। आपसे थोड़ी देर में नए लिंक पर फिर से मिलते हैं और उस लिंक में हम आपसे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं जी, 10 मिनट के धन्यवाद। बाद नए लिंक में। बिल्कुल, बिल्कुल।